करते हैं बड़ी खबर के साथ जो गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पर एसपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। दादरी इलाके के लुहारली में ये वारदात घटी है। बड़ी खबर हम आपको गौतम बुद्ध नगर से बता रहे हैं, जहां पर एसपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और फोन पर हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? अमित, आपको बता दूं कि अब से लगभग 1 घंटे पहले की वारदात है कि जब सपा नेता अपने घर की तरफ जा रहे थे, कार में बैठ के वहीं बाइक सवार 3 बदमाश मौके पहुंचते हैं और जो कार को रुकने का इशारा करते हैं। जब कार सवार जो सपा नेता है रुकते हैं तो ताबड़तोड़ फायरिंग पे शुरू कर देते हैं। 3 जो बाइक सवार बदमाश होते हैं, बाइक सवार बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद मौके से फरार होते हैं। वहीं जब बाद में जो स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है तो बाद में जब पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि जो स्थानीय जो युवक है वो सपा नेता है जिनकी गोली मार कर हत्या कर दी है। कार में उनका खून में लथपथ सब मिलता है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए सबको लेके पोस्टमार्टम को भेजती है और अभी बताया जा रहा है कि जो भारी पुलिस बल है मौके पर तैनात किया गया है। जो पूरी वारदात है अब से 1.5 घंटे पहले की है, जिसमें सपा नेता की गोली मार दी गई है। ये पूरी जो घटना है वो दादरी थाना क्षेत्र के लोहाली गांव के पास की घटना बताई जा रही है, जो सपा नेता की गोली मार के हत्या की गई है। शुक्रिया अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोविड कंट्रोल के लिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। यूपी में अब कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ाया गया है। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी और सैनिटाइजेशन का काम लगातार जारी रहेगा। साफ है कि पिछले कुछ दिनों में यूपी में कोरोना के नए केसेस में कमी आई है और 30 अप्रैल के बाद से अब तक करीब 77,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। इस लॉकडाउन के दौरान दिल्ली मेट्रो सेवा भी निलंबित रहेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि इस लॉकडाउन में सख्ती रहेगी। उन्होंने कहा कि अभी ढिलाई देने का समय नहीं है। दिल्ली में लागू लॉकडाउन की अवधि अगले सोमवार यानी 17 मई की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। उधर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने वहां मौजूद कर्मचारियों से बात की और सुझाव दिए। सीएम ने साफ किया कि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो, इसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। सीएम योगी ने गोरखपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज का भी निरीक्षण किया, जहां 250 आईसीयू बेड का कोविड अस्पताल बनना है। इस अस्पताल को बोइंग कंपनी बना रही है। योगी सरकार सरकारी संसाधनों के साथ साथ कई कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियों की मदद से राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की तरफ कदम बढ़ा रही है। यही वजह है कि बोइंग कंपनी भी गोरखपुर में कोविड अस्पताल बनाने वाली है। लेकर खोले गए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया और यहाँ पे वो जाने कि किस तरीके से ये कंट्रोल रूम काम कर रहा है और किस तरीके से जितने विभागों की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है वो किस तरीके से समन्वय बना के काम कर रही है और साथ ही जो होम आइसोलेट मरीज हैं उनका किस तरीके से यहाँ से सहायता किया जा रहा है। और फिर यहाँ से निकलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचे और वहां पे उन्होंने निरीक्षण किया। चूँकि स्पोर्ट्स कॉलेज में 300 बेड का नया हॉस्पिटल बनना है, जिसमें से 100 बेड का संचालन जो है बिल गेट्स फाउंडेशन करेगा और इसी के साथ 200 बेड्स जो है का संचालन अभी बात चल रही है और 200 बेड के संचालन बोइंग को करने हैं। तो 300 नए बेड वहाँ पे बनना है। उन सारी तैयारियों का भी जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया और उसके बाद फिर वो गोरखनाथ मंदिर पहुँचे। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। इसके अलावा सीएम योगी आज वाराणसी के दौरे पर भी रहे। उसी की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सीएम ने सबसे पहले कोविड अस्पताल का जायजा लिया, उसके बाद बनारस के अधिकारियों से कोरोना की पूरी स्थिति को लेकर चर्चा की और कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद सीएम अचानक से बनारस के टिकरी गांव पहुंच गए। यहां सीएम ने गांव के लोगों से हाल जाना, साथ ही कोरोना किट का वितरण भी किया। वाराणसी दौरे के दौरान सीएम योगी अचानक से टिकरी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने कोविड कंट्रोल को लेकर उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया। सीएम ने गांव के लोगों से बात की और उनसे कई जानकारियां भी प्राप्त की। सीएम ने गांव वालों से टेस्टिंग और मेडिकल किट के बारे में पूछा। सीएम ने गांव के लोगों से सावधानी बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए भी कहा। सीएम ने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि शासन स्तर से जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करवाया जाए और लोगों को दवाई, मेडिकल किट हर हाल में मुहैया करवाई जाए। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके साथ संवाद बनाकर रखा जाए। सीएम ने गांव के लोगों को मेडिकल किट भी सौंपी। इससे पहले सीएम योगी ने वाराणसी में कोविड से जंग के बीच 750 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का निरीक्षण भी किया।
उन्होंने अधिकारियों के साथ कोविड कंट्रोल को लेकर समीक्षा बैठक की। ये अस्पताल अस्थायी तौर पर डीआरडीओ की तरफ से बनाया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में इसको तैयार किया गया है। सीएम योगी ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस से आई ऑक्सीजन की खेप के बारे में अधिकारियों से डिटेल में बात की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने इस बात पर खुशी जताई कि राज्य में कोरोना के एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। 8 दिन के अंदर 77,000 एक्टिव केस प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। प्रदेश के अंदर सर्वाधिक पॉजिटिव जो केस आए थे कोरोना के, वह 24 अप्रैल को 38,000 आए थे। धीरे धीरे करके केस कम होते गए और आज प्रदेश के अंदर कुल 23,000 पॉजिटिव केस आए हैं। रिकवरी बढ़ी है, पॉजिटिविटी काफ़ी कम हुई है। एक जो अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है, उसके भी परिणाम उसी रूप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पिछले एक सप्ताह में अकेले वाराणसी मंडल में जो एक्टिव केस कम हुए हैं, यह लगभग 9,285 एक्टिव केस कम हुए हैं इस पूरे वाराणसी मंडल में। इधर दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बताया कि दिल्ली में 17 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। पहले ये लॉकडाउन 10 मई की सुबह 5 बजे तक था। सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन अभी ढिलाई का वक्त नहीं आया है, इसलिए लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है। इस बार के लॉकडाउन में क्या क्या सख्तियां होंगी वो भी हम आपको बताते हैं। कल से अगले सोमवार तक मेट्रो भी बंद रहेगी। शादी पर रोक नहीं होगी, लेकिन मेहमानों की संख्या कम कर दी गई है। 50 की जगह अब सिर्फ 20 मेहमानों को ही आने की छूट दी गई है। तो क्या कुछ बदला है इस बार के लॉकडाउन में, वो हम आपको बता रहे हैं। मेट्रो सर्विस बंद रहेगी अगले आदेश तक। इसके अलावा सोमवार तक फिलहाल अभी मेट्रो सर्विस को बंद रखने की बात कही गई है। शादी पर रोक नहीं है, लेकिन मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई है। पहले ये संख्या 50 हुआ करती थी, अब इसको 20 कर दिया गया है। मैरिज हॉल, होटल में शादी नहीं कर सकते हैं। शादी सिर्फ कोर्ट या फिर घर पर ही हो सकती है। ये इस बार के लॉकडाउन में नए प्रावधान किए गए हैं। पूरी वश अभी एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा, उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। मेरी आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने पूरा लॉकडाउन का पालन किया, इसी तरह से आने वाले समय में भी आप सब लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। कोरोना को लेकर सीएम योगी लगातार दौरे पर हैं। इसी कड़ी में कल सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएचसी मसौदा और गद्दोपुर गांव का निरीक्षण कर सकते हैं, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दोपहर 2 बजे के करीब अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद कोरोना से संबंधित मामलों का निरीक्षण करेंगे। ये माना जा रहा है कि इसके बाद सीएम योगी राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए भी जा सकते हैं।
सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल अयोध्या दौरा है और कल दोपहर 2 बजे के बाद मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच सकते हैं। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसी भी कोविड अस्पताल में जाएंगे और वहां का निरीक्षण करेंगे, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे और वहां पर लोगों पर से कोविड आपदा को लेकर प्रबंधन की जो तैयारियां हैं, जो कार्य चल रहे हैं, उसकी जानकारी लेंगे। साथ ही वो अयोध्या आएंगे, अयोध्या में हनुमानगढ़ी और कनक भवन पे दर्शन पूजन करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे ही विशिष्ट जन जो संत महंत हैं उनसे कोविड आपदा को लेकर चर्चा करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। आपको बताते चलें कि इन दिनों मुख्यमंत्री लगातार कोविड को देखते हुए दौरे चल रहे हैं, दौरों पर हैं। कई जिलों के दौरे पर वो पिछले दिनों कर चुके हैं और उसी क्रम में एक बार फिर वो अयोध्या आ रहे हैं और अयोध्या में कोविड से निपटने की जो तैयारियाँ हैं उसका जायजा लेंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। राजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए हज हाउस में HAL द्वारा तैयार किया जा रहा है कोविड अस्पताल, जो कि जल्द शुरू होने वाला है और इसी कड़ी में आज अस्पताल का ड्राई रन भी किया गया। इसके साथ ही ट्रायल रन दुरुस्त रहने पर जल्द ही अस्पताल को शुरू किया जा सकता है। HAL और राज्य सरकार के सहयोग से स्थापित अस्पताल में 255 बेड की क्षमता होगी, जिसमें 25 वेंटिलेटर, 100 HFNC और 130 ऑक्सीजन युक्त बेड की सुविधा होगी, जिसमें दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक रोगियों के परिजनों को रोगियों के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। कोरोना के खिलाफ जंग में कई लोग और संस्थाएं अपना योगदान दे रही हैं। M3M फाउंडेशन ने भी अपनी मुहिम कर्तव्य के जरिए हरियाणा के गुरुग्राम में 150 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया है। M3M फाउंडेशन और वायुसेना मिलकर जल्द ही यहां पर 250 बेड बढ़ाने की भी तैयारी कर रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 67 में हाउसिंग प्रोजेक्ट में कोविड अस्पताल बनाया गया है। अस्पताल के संचालन का जिम्मा वायुसेना संभाल रही है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो शामली से आई हैं। शामली में एक कार भीषण हादसे का शिकार हो गई। हादसा वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। हादसे की तस्वीरें डराने वाली हैं। बताया जा रहा है कि एक परिवार अपनी कार से देहरादून से दिल्ली जा रहा था, लेकिन अचानक कार बेकाबू होकर होटल में घुस गई। गनीमत रही कि इस भीषण हादसे के बावजूद कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह कार के परखच्चे उड़े उससे शायद ये लगे कि कार सवार लोगों में किसी की जान बची होगी। देखिए, कार सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है और फिर अचानक कार डिवाइडर से टकराकर होटल में जा घुसी। हादसे की आवाज सुनकर लोग बाहर आए और कार सवार लोगों को बाहर निकाला और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये कार इधर से आती, इतनी स्पीड पर थी ये कार, ये कंट्रोल नहीं हो पाई और इसमें पूरी फैमिली थी। ये सीधे जाके तो शटर बंद था, ऐसे अंदर घुस जाती, मतलब शटर को तोड़ते हुए। हाँ। अच्छा, इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें तो पूरी फैमिली थी, बच्चे भी थे और बीवी वाइफ सब थे। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? ये उत्तराखंड का नंबर है गाड़ी का। हाँ, देहरादून नंबर है। अच्छा। शामली के कांदला थाना क्षेत्र के पास यह हादसा हुआ। हादसे के बाद काफी देर तक अफरा तफरी मची रही, जिससे वहां जाम भी लग गया। बागपत में कफन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग कब्रिस्तान से कफन चोरी करते थे और रीपैकिंग कर उसे बेच दिया करते थे। देश में कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच बागपत में मानवीय संवेदनाओं को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां चंद पैसों की खातर कुछ लोग कोरोना संक्रमित मुर्दों के कफन का व्यापार कर रहे थे। बड़ौद में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो शमशान घाट और कब्रिस्तान से कोरोना संक्रमित मुर्दों के कफन और कपड़े चोरी करता था और उन्हें व्यापारियों को सस्ते दाम में बेच देता था। इसके बाद व्यापारी उन कपड़ों पर ब्रांडेड कंपनी का स्टिकर लगाकर महंगे दामों पर बेच देते थे। इससे खरीदने वाले लोगों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता था। पुलिस के इस गिरोह के पास से बड़ी संख्या में कफन, कपड़े, चादर और फोन मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, थाना बड़ौत में या कस्बे में ये शिकायत बार बार प्राप्त हो रही थी कि एक दुकान से कुछ लोग जो कपड़े का व्यापार करते हैं वो शमशान घाटों से जो मृत व्यक्तियों के कपड़े चुरा कर उनको धोकर और पुनः उस पर फर्जी स्टिकर लगाकर ग्वालियर की किसी कंपनी का लगाकर फिर नए के रूप में बेच रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतों पर बड़ौद थाने की टीम ने कल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उधर प्रतापगढ़ में एक कार सवार युवक को कुछ बदमाशों ने बीच शहर से अगवा कर लिया। ये मामला नगर कोतवाली के बाबागंज का है, जहां पर बाइक सवार करीब 6 बदमाशों ने युवक की कार को ओवरटेक कर रोका और फिर कार में जमकर तोड़फोड़ की। कार सवार युवक प्रत्युष मिश्रा को अगवा कर वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 1 लाख रुपए के लेन देन के विवाद में युवक को अगवा किया है।
पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी विपुल शर्मा और अतुल को गिरफ्तार किया है और अगवा युवक को सही सलामत बाद में छुड़ा लिया गया। हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश और कोरोना को लेकर हुए झगड़े में कुछ लोगों ने एक महिला और उसके परिजनों को लाठी डंडों से पीट दिया। आरोप के मुताबिक महिला जो अपने दरवाजे पर बैठी थी, तभी पड़ोस में रहने वाली महिला ने कोरोना होने की बात कहते हुए दरवाजे के पास थूक दिया। जब वो इस बात की शिकायत करने पहुंची तो उसके परिवार वालों ने उसे लाठी डंडों से पीट दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस बीच शोर शराबा सुनकर जब उसके बेटे भतीजे उसे बचाने पहुंचे तो इन लोगों ने उसे भी पीटा। इतना ही नहीं, इन लोगों ने उसके घर का दरवाजा भी तोड़ दिया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस के अधिकारी पूरी घटना में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मऊ में एक सिरफिरे आशिक ने पानी की टंकी से कूदकर जान दे दी। एक निजी अस्पताल के कैंपस में स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर उसने गर्लफ्रेंड के सामने ही मौत की छलांग लगा दी। उसकी गर्लफ्रेंड भी इसी अस्पताल के लैब में काम करती है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कहासुनी के बाद लड़के ने टंकी पर चढ़कर लड़की को बुलाया और उसके सामने ही कूद गया। बरेली में जीत के बाद प्रत्याशी ने जमकर नोट उड़ाए। आरोप है कि मकान की छत पर खड़ा होकर उसने पब्लिक पर नोट फेंके। प्रधान के हवा में नोट उड़ाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सलीम शाह हाल ही में नबीनगर से ग्राम प्रधान बना है। कैंट थाना क्षेत्र के गांव नबीनगर का यह मामला है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। यूपी में पंचायत उपचुनाव के लिए आज कई सीटों पर वोट डाले गए। उसी की 6 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बाराबंकी से लेकर संभल तक, उन्नाव से लेकर सीतापुर तक और अमेठी से लेकर सोनभद्र तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान कुछ जगहों पर कोरोना के नियमों का पालन किया गया, लेकिन कुछ जगहों पर कोरोना के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। आज हुई वोटिंग के नतीजे 11 मई को आएंगे। यूपी में पंचायत उपचुनाव के लिए कई सीटों पर वोट डाले गए। इन वोटों की गिनती 11 मई को होगी। वैसे तो पंचायत चुनाव हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन को इन सीटों पर उपचुनाव इसलिए कराने पड़ रहे हैं क्योंकि चुनाव के दौरान 99 ग्राम प्रधान उम्मीदवारों का निधन हो गया था। ऐसे में उन जिलों और उन गाँव में एक बार फिर से मतदान करवाया गया, जिससे लोग अपने गाँव का प्रतिनिधि चुन सकें। ग्राफिक्स के जरिए देखिए कहाँ कितनी सीटों पर उपचुनाव हुए। कुशीनगर 11 सीट, बाराबंकी में 7 सीटों पर, भदोही में 3 सीटों पर, कौशाम्बी में 4, बहराइच में 7 और उन्नाव में 8 सीटों पर चुनाव करवाए गए। इसी तरह बलिया में 6, सोनभद्र में 5, मिर्जापुर में 4 और बांदा में 4, देवरिया में 7 सीटों पर, जालौन में 2 सीटों पर और हापुड़ में 1 सीट पर उपचुनाव करवाया गया। उपचुनाव में मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही सभी बूथों पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत वोटिंग हुई, जिससे मतदान कर्मियों के साथ लोगों को भी संक्रमण से बचाया जा सके। पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी से सत्ताधारी बीजेपी ज्यादातर जगहों पर पिछड़ गई थी। ऐसे में बीजेपी को भरोसा है कि उपचुनाव में ज्यादातर सीटों पर उसके समर्थित प्रत्याशियों की जीत होगी। और अब बात मिशन संजीवनी की। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय